नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटी का चौथा लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। और जो चौथा लेक्चर होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट 2, संवैधानिक विकास भाग 2। कल हमने देखा था कि संवैधानिक विकास की जो यात्रा रही है भारत की वो कैसी रही है। वो शुरू होती है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से, और हम लोगों ने चार्टर एक्ट तक कवर किया था। 1853 चार्टर एक्ट जो चौथा एक्ट था, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कराना था। हमने कल पढ़ा था कि जो ये थर्ड एक्ट है कि कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, हालांकि उसे 20 वर्षों का पुनः व्यापारिक अधिकार मिला था। यहाँ पर एक करेक्शन ही करना था कि जो 33 का चार्टर अधिनियम था उसमें कंपनी के सभी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। अर्थात कि जो भी कमर्शियल अफेयर्स थे वो सब के सब जो है सस्पेंड कर दिए गए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में केवल एक पॉलिटिकल एंटिटी बनकर रह गई थी। तो 53 में जो एक्ट आया, 53 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, यानी पॉलिटिकल जो भी उसके कार्य थे, उसको फिर से कंटिन्यू किया गया, लेकिन कॉमर्शियल एक्टिविटी पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया था। हम लोगों ने जो पढ़ा था कि कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी 53 में। एक्चुअल में ये 33 में हुआ था। 53 में क्या किया गया था, जो उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये भंग किया गया था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही काम कर पा रही थी। क्लियर हुआ? तो ये इसको करेक्ट करना था, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा। हम आज इसके आगे बढ़ते हैं कि चार्टर एक्ट के बाद भारत में क्या राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला। तो इस कड़ी में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2 देखेंगे। इसमें क्राउन रूल होगा, अर्थात हमने आपको कल बताया था कि जो विकास यात्रा रही वो 2 चरणों में है। पहले कंपनी के शासन के दौरान जो सुधार हुए, दूसरा जब क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ को, तब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए गए वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला इसमें सबसे पहले आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1858। याद कीजिए 1857 में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दिया था, और उस बगावत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नुकसान हुआ था और भारतीयों को भी नुकसान हुआ था। तो वो जो पूरी तरह से टर्बुलेंस देखने को मिला भारत में, तो उस व्यवस्था में जो कमियां थीं वो उजागर हुई। तो इसलिए जो ब्रिटिश सरकार थी इंग्लैंड में, उस पर दबाव बना। ब्रिटिश लोगों ने ही दबाव डाला कि भारत के अंदर जो ये पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रायता फैला हुआ है इसको साफ़ किया जाए, अर्थात इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव माल फंक्शनिंग है इसको कंट्रोल किया जाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल राइट्स भी छीन लिए जाए, उनको वापस बुला लिया जाए, और जो भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र हैं उनको सीधे क्राउन के अंडर ला दिया जाए। तो ये इस तरह से एक मांग रखी गई, इसकी डिमांड की गई, और इस डिमांड को पूरा किया गया 1858 भारत शासन अधिनियम में। अब इसके हम इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इट्स ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में एक तरह से सुशासन का अधिनियम है। यहाँ से सुशासन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन था। ये केवल कहने के ऐसा उन्होंने कहा था, अब सुशासन हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन इसे कहा जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहीं से भारत में क्राउन रूल यानी कि ताज के शासन की शुरुआत हुई। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फीचर्स यानी कि इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे क्या थे, कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था वो भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, प्रशासनिक जो कार्य था, वो कौन करती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जब प्रशासनिक कार्य ही ख़त्म कर दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अस्तित्व की बात क्या थी? इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी एबॉलिश कर दिया गया, उसे भंग कर दिया। तो यानी कि सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि भारत में कंपनी शासन समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त। तो अब जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी, जो एक ऑब्जेक्टिव या ऑप्शनल ऑर्डर देखने को मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूट ऑर्डर देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा? या तो सत्ता भारतीयों को सौंप दिया जाए, या फिर सत्ता ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले ले। तो दूसरा विकल्प इन्होंने अपनाया, क्या किया कि भारत के जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत को नहीं, जहाँ जहाँ जैसे बंगाल था, पुणे था,
बॉम्बे मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, दिल्ली था, पंजाब थी। तो ऐसे ढेर सारे जो प्रांत थे जहाँ पर ब्रिटिश शासन सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे शासन करती थी, केवल उन्हीं क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन के अधीन लाया गया। बाकी अन्य जो रियासतें थीं, यानी राजा महाराजाओं का जैसे जो क्षेत्र था, जैसे जूनागढ़ की बात करें गुजरात में, मध्य प्रदेश में भोपाल रियासत थी, जम्मू कश्मीर कश्मीर रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी। तो ऐसे ढेर सारे जो छोटे बड़े 500 की ऊपर रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त रखने का आश्वासन दिया गया। उनको ये बोला गया कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर शासन कीजिए, हम आपके इंटरनल मैटर पर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। क्यों ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया? क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजाओं के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते थे। तो इसीलिए भविष्य में इस तरह की क्रांति राजा ना कर सकें, उसको रोकने के लिए रियासतों को ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त रखने का आश्वासन दिया गया। अगला पॉइंट क्या था कि गवर्नर जनरल जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड, उसे हटाकर अब क्या कर दिया गया, वायसराय नियुक्त किया गया। जो गवर्नर जनरल होता था उसी को अब क्या बना दिया गया, वायसराय। और वायसराय ये क्या हुआ करता था, भारत में रहेगा। भारत में शासन के सर्वोच्च पद पर कौन बैठेगा, वायसराय। लेकिन ये किसके प्रतिनिधि होगा, ये क्राउन का प्रतिनिधि होगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार में ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता, क्राउन। तो क्राउन के आदेशों को पालन कौन करवाएगा, वायसराय करवाएगी। कहाँ पर, भारत के अंदर। इसके अलावा क्या किया गया, इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, या जिसे हम भारत सचिव कहते हैं, ये पद बनाया गया। ये पद पर बैठा व्यक्ति क्या करता था, भारत के संबंधित जितने भी प्रश्न होते थे उस प्रश्न को डील करता था, और ये ब्रिटिश सरकार को इन्फॉर्म करता कि भारत में चल क्या रहा है। ये जो भारत सचिव था, ये शासक जो है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य था। यानी जैसे कि आज हमारे मंत्री होते हैं, ऐसे ये भारतीयों के मामले का मंत्री हुआ करता था, और भारत के शासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदार। संसद में भारत में क्या हो रहा है, कौन से संसद, ब्रिटिश संसद में भारत में जो कुछ भी गतिविधियां चल रही हैं उसकी जानकारी कौन देता था, यही भारत सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट को देती थी। इसके अलावा भारत में विधायी परिषद का गठन किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधायी परिषद अर्थात कानून बनाने की संस्था। ध्यान दीजिए, ये जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ये चार्टर 1853 के चार्टर में ही ये व्यवस्था कर दी गई थी। क्लियर है? तो यानी कि जो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाया जाएगा, यानी जो विधायी परिषद यानी कानून बनाने की संस्था जो बनाई जा रही है, इसका प्रावधान पहले ही कर दिया गया था, उसे अब और मजबूत किया जाएगा। तो भारत में विधायी परिषद का गठन किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। कंपनी का शासन समाप्त, क्राउन का शासन शुरू, गवर्नर जनरल समाप्त, वायसराय शुरू, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नया पद आया, रियासतों को स्वतंत्र रहने का आश्वासन दिया गया, और भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया गया। इसका काम क्या होगा, जो भी कानून वायसराय बनाएगा उसके निर्माण में ये सचिव को और वायसराय को सलाह देगा कि भैया ऐसा है कि आप जो ये कानून बनाने जा रहे हो, ये इस तरह से आप बनाइए। यानी कि ये पूरी की पूरी काउंसिल एक तरह से एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी, सलाहकारी परिषद की तरह काम करेगा। अब पूरी शासन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं इस फ्लो चार्ट से, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो भारतीय राज्य प्रांत थे यानी इंडियन टेरिटरीज थे, वो दो प्रकार से थी। एक तो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसे हम ब्रिटिश टेरिटरी कहते हैं, और दूसरी थी जिसमें राजा महाराजा शासन करते थे, जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें कहती थी। 1858 के बाद स्थिति क्या बनी कि जो रियासतें थी, ये वहाँ पर शासक कौन होगा, वो राजा होगा। वहाँ राजा होंगे या जो नवाब होंगे वो अपने हिसाब से शासन करेंगे, उनकी अपना जो शासन का तरीका होगा वो कंटिन्यू करेगा, उसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा वो कहाँ पर लागू होगा, सिर्फ ब्रिटिश टेरिटरी में, जैसे कि पंजाब हो गया, जैसे कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, इस तरह की टेरिटरी में, पूरे भारत में नहीं। और यहाँ पर शासन संबंधी पूरा का पूरा अधिकार किसको दिए गए थे, वायसराय को दिया गया। वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का जो वायसराय था उसको शासन संबंधी सर्वोच्च शक्ति दे दी गई। अब ये वायसराय कैसे क्या करता था समझते हैं। जो ब्रिटिश क्राउन ये कहाँ पर होते थे, इंग्लैंड में। क्लियर है? इनको दे दिया गया पूरी, मतलब ये समझिए कि जो ब्रिटिश प्रांत था इसका हेड कौन हो गया पूरी तरह से,
ब्रिटिश क्राउन अब तो है, लंदन छोड़ के भारत में दिल्ली या वो कलकत्ता में तो अपना भवन बनाएगा नहीं, वो तो ब्रिटेन में ही रहेगा। तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो भी इंडिया में हो रहा है उसके बारे में सबको जानकारी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। कहाँ पर, इंग्लैंड में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया क्या करेगा, भारत में जो कुछ भी गतिविधि एक्टिविटीज़ चल रही है वो सारे एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन संसद को देगा और संसद के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन के पास वो पहुँच जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से एक तरह से वायसराय को अकाउंटेबल बनाया गया किसके प्रति, क्राउन के प्रति। अब वायसराय कैसे फंक्शन करेगा, देखो वायसराय के दो काम हो गए। पहला काम है कानून बनाना, यानी कि लेजिस्लेचर, विधायी काम, और दूसरा है एग्जीक्यूशन, उसी कानून को लागू करना है। यानी कार्यपालिका का भी काम कौन संचालित करेगा, वायसराय, और व्यवस्थापिका का भी काम कौन संचालित करेगा, वायसराय। लेकिन ये वायसराय अकेला आदमी कैसे करेगा, इसीलिए इसकी सहायता के लिए क्या बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधायी परिषद। ये विधायी परिषद क्या करेगा, वायसराय को सहायता करेगा कानून के निर्माण में, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वो क्या करेगा, वो वायसराय को सहायता करेगा इसके क्रियान्वयन में। अब समझ में आ रहा है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, जो वायसराय है ये शासन करेगा किसके माध्यम से, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यहाँ पर सभी मेंबर कौन थे, ब्रिटिश थे। अब समझ में आया कि भारत में जो शासन चल रहा है वो वायसराय करेंगे, वो भी अंग्रेज। इनके सहायता करने वाली जो बड़ी होगी, जो निकाय होगी, चाहे वो विधायी निकाय हो चाहे कार्यकारी निकाय, उसमें भी सभी ब्रिटिशों में, इसलिए हम गुलाम हो गए। अब हमारी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद, इसमें तेजी आएगी। वो लड़ाई किस लिए लड़ी जाए कि जो वायसराय हैं, वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधायी परिषद है, इसमें कौन आए, इसमें भारतीय लोग आए, यानी कि इसमें सभी भारतीय हो जाए। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसको लागू करवाने यानी मंत्री के जो लोग हैं ये भी कौन हो, भारतीय हो। यही हमारी स्वतंत्रता संघर्ष का उद्देश्य होगा कि वायसराय की दोनों काउंसिल में, दोनों परिषद में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल कराया जाए। तो सबसे पहला लक्ष्य होगा कि भारतीय यहाँ पर आए। भारतीय आने के बाद दूसरा लक्ष्य, पहला तो हो कि भाई इंक्लूजन हो, इंक्लूजन किया जाए भारतीयों का। दूसरा इनलार्ज किया जाए, इनलार्ज का मतलब क्या हुआ, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा क्या होगा कि मेजोरिटी में लाया जाए, कि जितने भी भारतीय वहाँ पर पहुँचे वो मेजोरिटी में रहें। मेजोरिटी में होने का फ़ायदा क्या होगा, उनका जो निर्णय होगा वो वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। और चौथा क्या होगा कि संपूर्ण, यानी कि यहाँ पर भी सभी भारतीय और यहाँ पर भी सभी भारतीय। वो स्थिति कब आएगी, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 क्या होगा कि वायसराय की विधायी परिषद, यानी उस समय हम विधानसभा बोलेंगे, और इसके कार्यकारी परिषद, दोनों में पूरी तरह से कौन हो जाएगा, भारतीय, और वही देश पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। फिर वायसराय ब्रिटिश रहेंगे कब तक, 1950 तक। वायसराय का जो पद होगा 1950 तक कंटिन्यू करेगा। 1950 में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद वायसराय भी समाप्त। इनकी जगह पर कौन आ जाएगा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आने के बाद देश क्या हो जाएगा, गणतंत्र। जो कब हुआ, 1950 में रिपब्लिक हो गया। और वायसराय के रूल तक क्या था, वो भारत डोमिनियन स्टेट था, यानी कि अभी भी ब्रिटिश टेरिटरी की तरह एक तरह से था, लेकिन स्वतंत्रता दे दी गई थी शासन में। तो हमारी यात्रा, विकास यात्रा संविधान की यही होगी, हमारी स्वतंत्रता संघर्ष भी यही होगा कि हम लड़ाई लड़ेंगे किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को संख्या बढ़ाने के लिए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल कराने के लिए। क्लियर हो रहा है। तो 1858 के बाद अभी जो स्थिति ये है कि दोनों जगह पर सिर्फ ब्रिटिश है। अब अगला देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण अधिनियम आएगा वो कौन सा आएगा। 1858 के अधिनियम से जो भारतीय लोग थे, जो शिक्षित हमारा मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास था, वो असंतुष्ट था। वो पूरी तरह से असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि भारतीय सदस्यों को ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई। तो उनकी मांग उठी कि भारतीयों को भी शासन में अधिकार दिए जाए, उनको भी काउंसिल में शामिल कराया जाए। तो इसी उद्देश्य से अब ध्यान दीजिए, इसके पहले जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, क्योंकि शासन के स्तर में बदलाव हुआ था। कंपनी के रूल से क्राउन का रूल आया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी शासन का स्तर वही रहेगा, क्राउन रूल ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, क्या होगा, काउंसिल एक्ट, क्योंकि काउंसिल में बदलाव किया जाएगा, परिषद में बदलाव होगा। वो बदलाव क्या हुआ ये समझते हैं। वहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ रह गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया
तो वायसराय की जो नियुक्ति हो तो पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में पूछा जाएगा, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था और पहला वायसराय भी था। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1861 का परिषद अधिनियम, सॉरी, इसके क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे? इसके सबसे पहली बात कि प्रांतों में भी विधायी परिषद का गठन किया गया, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। कहाँ पर? कहाँ बना? प्रांत में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, अभी समझते हैं इसको, आगे हम समझ लेंगे कि अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं डायग्राम से कि जैसे कि सेंटर पे एक केंद्र में एक विधायी परिषद थी, वैसे ही राज्यों में भी, सॉरी राज्य तो नहीं होगा, प्रांत होगा, क्योंकि अभी स्वायत्तता उनको नहीं दी गई है। प्रांतों में भी कानून बनाने के लिए विधायी परिषद का गठन कर दिया गया है, यानी कि प्रांत भी अपने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। ठीक, पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा। किस परिषद अधिनियम के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को परिषद में जगह दी गई? वो कौन सा अधिनियम होगा? 61 अधिनियम। क्लियर है? भारतीय सदस्यों को शामिल तो किया गया। अब प्रश्न ये उठता है, जो ये काउंसिल है इसमें इंडियन आएंगे तो कैसे आएंगे? क्या वो चुनकर आएंगे, यानी चुनाव के माध्यम से आएंगे, या किस मेथड से आएंगे? तो चुनाव की जो प्रक्रिया थी, निर्वाचन प्रक्रिया को यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया गया, इलेक्शन पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट किया गया। यहाँ पर इंडियंस कैसे आएंगे? नॉमिनेट होकर आएंगे, यानी कि इनको मनोनयन किया जाएगा। और मनोनयन कौन करेगा? वायसराय। यानी वायसराय क्या करेगा? भारतीय सदस्यों को काउंसिल में कैसे लाएगा? जिसको वो चाहेगा उसको वहाँ पे नॉमिनेट कर देगा। तो कुल मिला के ये समझिए, भारतीयों को तो शामिल किया गया है, लेकिन वायसराय किसको नियुक्त करेगा वहाँ पर? ऐसे आदमी को तो नियुक्त करेगा नहीं जो उसके खिलाफ जाए। ऐसे ही व्यक्ति को वहाँ पर शामिल कराया जाएगा जो उनकी जी हजूरी करे। क्लियर है? तो ऐसे पहले जो व्यक्ति थे, जो 3 लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया, वो कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ये 3 लोगों को भारत परिषद में, यानी भारतीय परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे पहले नॉमिनेट किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन होंगे? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव। आगे बात करते हैं, भारतीय सदस्य वायसराय द्वारा नामांकित होंगे। भारतीय सदस्य अतिरिक्त या एडिशनल, जिसे बोलते हैं एडिशनल मेंबर या नॉन ऑफिशियल मेंबर कहलाते थे। ऑफिशियल मेंबर कौन होंगे काउंसिल में? जो ब्रिटिश होंगे, यानी कि आप समझिए, जो काउंसिल है, काउंसिल यानी परिषद है, कहाँ पर? प्रांत में भी और केंद्र में भी। वहाँ पर ऑफिशियल मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे? वो ब्रिटिश होंगे। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे कौन होंगे? इंडियन होंगे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये अधिकारी नहीं है ना, समझ में आया? इसलिए ऑफिशियल मेंबर कौन होंगे? ब्रिटिश। और नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन होंगे? भारतीय लोग होंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट है, इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट, भारत में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय व्यवस्था लागू हुई। ये क्या है समझ लेते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि आज के एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारा एक मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, केंद्र में भी राज्य में भी होता है। वहाँ पे अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, ऐसे करके कई सारे मंत्रालय हैं। तो जो होम मिनिस्टर है वो किसके लिए जिम्मेदार है? वो देश के अंदर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्री क्या है? देश की अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। डिफेंस मिनिस्टर क्या है? देश की रक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे ही अलग अलग जो ये विभाग बनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई? 61 में हुई। यानी कि यहाँ पर हर एक जो मंत्री होगा उसको एक पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा और वो अपने दिए गए पोर्टफोलियो के प्रति जवाबदेह होगा। वायसराय उनसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? तो यही था पोर्टफोलियो सिस्टम, जो पहली बार कब आया? 1861 में। अब हम देखते हैं कि 1861 के बाद संरचना में क्या बदलाव आया। ये देखिए, इसको आप समझिए, कोशिश कीजिए। तो देखो, हमने आपको बताया गया कि शासन में 2 प्रकार की विधायी परिषद हुई। एक केंद्र में हुई जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, और दूसरा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ध्यान दीजिए, सभी प्रांतों में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आए, सिर्फ मद्रास और बॉम्बे में आया है। क्लियर है? यहाँ पर देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगा? इट विल एडवाइज टू वायसराय ऑन लॉ फ्रेमिंग। मतलब वायसराय को कानून के निर्माण में, कौन से कानून के निर्माण में? केंद्रीय कानून। जो भी केंद्रीय कानून बनेगा, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें तो 1860 और 61 के बीच में आया था इंडियन पीनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता, जिसे आज हम लोग कहते हैं हमारा जो ताजिरादे हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा। ऐसे आप लोगों ने अदालत में देखा होगा,
फिल्मों में ये जो धाराओं का जो निर्माण हुआ है, यानी कि दंड संहिता, यानी कि पीनल कोड जो बना है, सजा देने का जो कानून बना है, ये 1860 और 61 में आया था। तो ये कैसे आया? ये पूरे केंद्र के लिए आया था। तो ये किसने बनाया होगा? ये वायसराय ने बनाया। वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन किसके एडवाइस पर बनाया होगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एडवाइस पर बनाया। क्लियर है? तो वायसराय क्या करता था? सभी भारतीय प्रांतों में कानून का निर्माण करता था। यानी वायसराय ने जो कानून बनाया है वो पूरे ब्रिटिश टेरिटरी पर, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो दिल्ली हो, जहाँ जहाँ ब्रिटिश क्षेत्र होगा वहाँ सब पे लागू होगा। लेकिन जो प्रांत थे जैसे कि मद्रास और बॉम्बे, ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्रांत थे, इनको क्या किया गया? लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिए गए इस अधिनियम के द्वारा 61 के बाद। मतलब कि ये जो वहाँ पर जैसे बंगाल में गवर्नर थे या मद्रास में गवर्नर थे, वो अब क्या कर सकते हैं? अपने प्रांत में कानून निर्माण कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा विषय जैसे पीस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर दे दिया गया कि भाई ये कानून व्यवस्था संभालने के लिए आप वहाँ पर कानून बना सकते हो। ये कानून कैसे बनाते थे? जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल वहाँ होते थे, वो कानून कैसे बनाते थे? ये जो वहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी प्रांतीय विधान परिषद थी, वो उसके सुझाव पर बनाती थी। यानी इट एडवाइसेस टू गवर्नर और लॉ फ्रेमिंग। मतलब एक तरह से दोहरा स्ट्रक्चर हो गया। आज भी देखें तो आज की व्यवस्था भी यही है। केंद्र में क्या है? संसद है। संसद क्या करती है? कानून स्वयं बनाती है, वो एडवाइस नहीं करती है। वायसराय की जगह कौन है? वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या करता है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वायसराय मजबूत था और आज हमारे यहाँ क्या हो गया है? संसद मजबूत है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरह से मिनी पार्लियामेंट की तरह कार्य करती थी। समझ में आया? इसका काम क्या था? लॉ फ्रेमिंग में एडवाइस करना। और प्रांतों में ये क्या था? एक तरह की विधानसभा की तरह कार्य करती थी और ये राज्यपाल। क्लियर है? यही व्यवस्था थी। अब आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जिस दिन सबसे ज़्यादा सभी भारतीय देश आज़ाद, यहाँ पर सभी भारतीय तो देश आज़ाद। तो यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो संवैधानिक सुधार किया जाएगा वो कब किया जाएगा? 1892 में। तो दूसरा सेकंड काउंसिल एक्ट आएगा। उसमें क्या किया गया? देखो, जो पिछला था उसमें जो कमियां थी उनको दूर किया जाएगा। पहली कमी क्या थी? भाई जो भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या कम थी। यहाँ पर क्या किया जाएगा? भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। कहाँ कहाँ? केंद्रीय विधान परिषद में और प्रोविंशियल, दोनों में। क्लियर है? कि जो भी उनके मेंबर थे वहाँ पर जैसे 3 मेंबर थे, तब उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, जो ये मेंबर अब आ रहे हैं इंडियन मेंबर, इनको एक तरह से इलेक्शन प्रोसेस की तरह लाया जाएगा। ध्यान दीजिए, वहाँ पर इलेक्शन शब्द नहीं लिखा है 1892 के अधिनियम में, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन लिखा हुआ है। अर्थात कि एक तरह का इलेक्शन जैसी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये कैसी होगी? जो विधान परिषद में भारतीय सदस्य होंगे वो लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वो यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग जो महासंघ होगा, उनके जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे? वायसराय को सुझाव देंगे, भैया इस व्यक्ति को बनाइए। तो वायसराय उनको नामांकित कर देगा। कुल मिला के एक इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसी व्यवस्था यहाँ पर चालू होगी। हालांकि इलेक्शन नाम वहाँ पर मेंशन नहीं था। अब क्या कर दिया जाए? अगर यही व्यवस्था थोड़ी सी और आगे बढ़ा दिया जाए, जो व्यक्ति वहाँ पर परिषद में जा रहा है वो भारतीय सदस्यों के द्वारा चुनकर जाए या भारतीय लोगों के साथ द्वारा चुनकर जाए, तो एक तरह से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर कदम बढ़ाना होगा। लेकिन वो अभी नहीं दी गई। अभी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पर वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया, सुझाव देने का अधिकार दिया गया कि इनको आप अपॉइंटमेंट कर दीजिए। क्लियर हो रहा है? तो ये व्यवस्था कब अपनाई गई? 1892 में। और एक और बात जो की गई, जो काउंसिल था उसके कार्य प्रणाली यानी उसकी पावर्स को भी इनलार्ज किया गया। कैसे? परिषद को अब बजट पर बहस करने की इजाज़त दी गई। साथ ही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो जो भी कार्य करता था उसके लिए प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। किसको? परिषद को। यानी परिषद में जो सदस्य होंगे वो बजट पर डिबेट कर सकेंगे। और वो जो एग्जीक्यूटिव जो भी, जैसे मान लीजिए कोई ब्रुटैलिटी हुई, कोई हिंसा हुई, तो उस हिंसा की जिम्मेदारी गृह सचिव को होगी, होम सेक्रेटरी को होगी। तो होम सेक्रेटरी से इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रश्न किया जा सकता है। तो यही होगा, कार्यपालिका को एक तरह से लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेह बनाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गई। क्लियर हो रहा है? जैसे आज है, आज कोई भी मंत्री है वो संसद के प्रति जवाबदेह है, स्पेशली वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा में किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये अधिकार सीमित रूप से दिए गए थे। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट। समझ में आया होगा। यहाँ परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन का मेथड लाया गया और काउंसिल को थोड़ा सा पावर्स दिए गए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी कमियां थी, इन कमियों को दूर किया जाएगा अगले अधिनियम में। अगला अधिनियम कब आया? इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, तो होगा थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी क्या कर दी गई बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए दबाव था, उस समय कांग्रेस एक्टिव हो चुकी थी पूरी तरह से आंदोलन में, और उन्होंने भारतीय सदस्यों की वृद्धि की मांग कर दी। तो उनकी मांग पूरी हुई। यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में 15 जो सदस्य थे, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। क्लियर हो रहा है। और प्रांतीय विधान परिषद में भी जो भी प्रांत थे वहाँ पर जो भी असेंबली थी उनको क्या किया गया, वहाँ पर भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बॉम्बे में अलग संख्या बढ़ेगी, मद्रास में अलग बढ़ेगी, तो इस तरह से आगे बढ़ेगी। क्लियर है। हाँ, भारतीय सदस्यों को अब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाने लगा, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन अब पूरी तरह से चालू हो गया। अभी जैसे कि वहाँ पर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, हमने पिछले लेक्चर मतलब पिछले स्लाइड में देखा था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या यूनिवर्सिटी के बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो थे, ये सारे के सारे रिकमेंड करते थे वायसराय को। अब ये क्या करेंगे, ये वोट करेंगे कि भैया इसको, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, यूनिवर्सिटी के बोर्ड है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये लोग क्या करेंगे, चुनेंगे भैया अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। कहाँ के लिए, केंद्र के लिए और प्रांत के लिए। तो यानी कि निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन ये इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट इलेक्शन कब आएगा ये आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है। तो अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। देख लिया, जो प्रांतीय विधान परिषद था उसमें भारतीय सदस्यों का बहुमत यानी एडिशनल मेंबर यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर का बहुमत यानी मेजोरिटी आ गया, लेकिन केंद्र में भी मेजोरिटी नहीं आई। यानी कि जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे जो काउंसिल था वहाँ पे अब इंडियन क्या हो गए, बहुतायत में आ गए। यानी कि अब यहाँ पर कोई भी कानून इनकी मर्जी के बिना पारित नहीं हो पाएगा। यही अधिकार जब केंद्र में आ जाएगा तो और पावर केंद्र में मिल जाएगी। समझ में आया। और जब ये अधिकार पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और ब्रिटिश यहाँ से निकल लेंगे, तब देश आज़ाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है वो चौथा पॉइंट है। ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, 60-70 करोड़ बार एग्जाम में पूछा जा चुका होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार देश में सांप्रदायिक निर्वाचन या कम्युनल इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई। ये इसमें क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो समूह जो चुनाव करता था। हमने बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। ये क्या था समझते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो मुस्लिम लीग था उसका गठन कब हुआ था, 1906 में। तो 1906 में इसका जो गठन हुआ था उद्देश्य यही था कि भारत के अंदर जो भी संवैधानिक सुधार किए जाएंगे उसमें मुस्लिमों की भागीदारी को बढ़ाना है, मुस्लिमों को और ज़्यादा पावर्स देने हैं। तो इसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तो 1909 में क्या किया, मुस्लिम लीग की इस डिमांड को पूरा किया गया कि जिस भी इलाके में यानी कि जिस भी प्रांत में जिस भी क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिमों को मिले। यानी कि समझ में आ रहा है, जैसे कि वहाँ पर हिंदू भी हैं या सिख भी हैं तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट डाल पाएंगे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी को कहा जाता है कम्युनल इलेक्शन सिस्टम, जो कि अपने आप में विभाजनकारी नीति थी। इसीलिए मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो थे, इनको सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। भारत में कम्युनलाइजेशन का फादर कहा जाता है, क्योंकि यही से कम्युनलाइजेशन यानी कि सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। पहले अंग्रेज हम लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़ा कर राज किए, फिर बाद में सभी राजनीतिक दल इसमें अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग सुनते ही रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 1909 का अधिनियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, यहाँ पर क्या किया गया, प्रांतों में बहुमत आया भारतीय सदस्यों का, भारतीय सदस्यों की संख्या केंद्र में बढ़ाई गई और पहली बार कम्युनल इलेक्शन सिस्टम लाया गया। तो आज हम लोगों ने क्या किया पढ़ा, हम लोगों ने 4 अधिनियम पढ़ा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडियन काउंसिल एक्ट 61 के बाद हम लोगों ने पढ़ा 92 के बाद 1909। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर के लिए वेट करें। धन्यवाद।